नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अगर आप वो पत्रकार हैं जो सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, या आज के इस दौर में सरकार से सवाल पूछने की हिमाकत अगर आप करते हैं, या फिर वो नेता हैं विपक्ष के जो सरकार की आंख में आंख डाल के वो तमाम सख्त सवाल पूछते हैं, या खास तौर पर अडानी के मामले को लेकर सरकार को घेरते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि सरकार आपके फोन में घुसकर ये जानने की पूरी कोशिश करेगी कि आप कहां जा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। यानी कि जो आप निजी मामले हैं जिनको आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं, वो तमाम चीजें सरकार अब जानना चाहती है। जी हां, मैं ये क्यों कह रही हूं, मैं आपको बताने जा रही हूं। आज यानी कि 31 अक्टूबर को अचानक से ट्विटर पर, जो कि अब एक्स है, सनसनी मच गई जब महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके ये बताया कि एप्पल की तरफ से उनको एक मेल आया है, एक मैसेज आया है एप्पल फोन जो कंपनी है उससे, और ये कहा गया है कि दरअसल आपको स्टेट स्पॉन्सर्ड जो अटैकर्स हैं उनके जरिए आपके हैक करने की कोशिश की जा रही है। आपको पेगासस तो पता ही होगा, मैलवेयर किस तरह से वो अपोजिशन के लीडर्स, पत्रकार, एक्टिविस्ट, उन सबके फोन में उसको डाला गया था। और ये इतना खतरनाक है कि आपके हर एक आप किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपके माइक्रोफोन से लेकर हर एक चीज को हैक कर सकता है और तमाम आपके जो निजी मामलात हैं उन सबकी जानकारी हासिल कर सकता है। आपको पता दरअसल क्या है, आज विपक्षी नेताओं को एक अलर्ट मैसेज दी गई, अलर्ट मैसेज में, कि उनके आईफोन को स्टेट स्पॉन्सर्ड जो अटैकर्स है उनके जरिए निशाना बनाया जा रहा है। मैसेज में कहा गया कि एप्पल का मानना है कि आपकी एप्पल आईडी से जुड़े हुए आईफोन को स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स के जरिए रिमोटली कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी नेताओं ने खुद इसकी जानकारी ट्विटर पर दी और वो जो स्क्रीनशॉट है वो उन्होंने लगाया, वो मेल जो आया था उसको लगाया और सरकार से सवाल पूछा। नेताओं के अलावा कुछ पत्रकारों को भी एप्पल के जरिए ये अलर्ट मैसेज जो है वो दिए गए हैं। जिन नेताओं को एप्पल के जरिए ये अलर्ट मैसेज गए हैं उनके नाम आप जरा सुन लीजिए और उन पर आप गौर करिएगा। इसमें टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा है। आपको पता है कि किस तरह से कैश फॉर क्वेरी का जो आरोप उन पर लगा है, जो इल्जाम उन पर लगा है, उनकी आवाज को किस तरह से दबाने की कोशिश जो की जा रही है, सुर्खियों में लगातार बनी हुई है। और सबसे पहले ट्वीट भी आज उन्होंने किया था, उनको ये मेल और मैसेज गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं पवन खेड़ा, उनको गया है। शिवसेना की नेता है प्रियंका चतुर्वेदी, उनको गया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को गया है। कांग्रेस की सांसद शशि थरूर को गया है। सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी को गया है। आप के सांसद राघव चड्डा और इसके अलावा एआईएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भी ये नोटिस, ये अलर्ट जो है वो एप्पल कंपनी की तरफ से भेजा गया है। अब आप ये देखें कि इस सब के बाद लगातार एक तरह से सुनामी आ गई ट्वीट्स की, और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो सरकार से अब सवाल पूछ रहे हैं। उसके बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पूरी एक कहानी बताई, अडानी को लेकर वो हमलावर हुए सरकार पर, और लगातार जिस तरह से वो सवाल पूछते रहते हैं अडानी को लेकर, और ये कहा कि सरकार आखिर क्या जानना चाहती है हमारे फोन्स में घुसकर। अगर उन्हें कुछ चाहिए तो मेरा फोन ले सकते हैं, ये सब भी राहुल गांधी ने कहा। अब आप ये समझिए कि ये मामला कितना ज्यादा संगीन है। ये दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा ये मामला है, आपकी निजता की जो सुरक्षा है उससे जुड़ा हुआ ये मामला है कि कैसे आपके अधिकार का हनन हो रहा है, जो निजता का अधिकार है। अगर इस तरीके से आपके फोन में घुसकर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, और किससे आपके ताल्लुकात हैं, और आगे आप क्या करने जा रहे हैं, और अगर नेताओं की बात की जाए, विपक्ष के नेताओं की बात की जाए, तो उनका आगे का मूवमेंट क्या है, जिससे पहले सरकार अलर्ट हो जाए। और यही तमाम बातें राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके बाद सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जो हैं उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि जो आरोपी की जांच, जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच के आदेश हमारी तरफ से दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ साथियों ने एप्पल अलर्ट के बारे में संदेश दिए हैं, ऐसे में हम मामले की तह तक जाएंगे। उन्होंने विपक्ष के आरोपों पर कहा कि कुछ हमारे आलोचक हैं जो झूठे आरोप हमेशा लगाते रहते हैं, ये देश की
प्रगति नहीं चाहते हैं। एप्पल ने 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। एप्पल ने अनुमान के आधार पर मैसेज भेजा है। एप्पल ने अपना स्पष्टीकरण भी जारी कर दिया है और वो बात कर रहे हैं कि एल्गोरिदम जो है वो गड़बड़ा गया है। अब सवाल ये पूछा जाना चाहिए सरकार से फिर कि अगर एल्गोरिदम गड़ा गया है और ये कोई रैंडम ऐसा ही मैसेज है, 150 देशों में सबको गया है, तो ये सिर्फ उन पत्रकारों को क्यों गया है जो सरकार से सवाल पूछते हैं और सरकार की गोद में बैठकर पत्रकारिता नहीं करते? ये मैसेज, ये अलर्ट सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही क्यों गया है? सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं उनके पास क्यों नहीं गया है? उन पत्रकारों के पास क्यों नहीं गया है जो सरकार की गोद में बैठकर पत्रकारिता करते हैं या पत्रकारिता करने का ढोंग करते हैं? तो ये तमाम सवाल हैं जो आज देश पूछना चाहता है। और इससे पहले मैं खास मेहमान जो मेरे साथ जुड़ गए हैं उनका मैं आपसे तारुफ कराऊं। मैं आपको सुनवाना चाहती हूं कि राहुल गांधी ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है। आप देखिए, पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। देखिए, अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट? इसमें लिखा है, एप्पल बिलीव्स you are being targeted by state sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। तो राहुल गांधी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मेरे ऑफिस में कितने लोगों को ये मैसेज आए, उनके नाम भी उन्होंने बताए। उसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया, ट्वीट करके कहा कि इधर तोते की गर्दन पकड़ी, उधर क्रूर राजा तड़प रहा है। तो दरअसल तोता यहाँ पर वो अडानी को बोल रहे हैं और उन्होंने पूरी एक कहानी बताई और बताया कि कैसे पिंजरे में तोता होता है, जैसे जैसे तोते की आप गर्दन मरोड़ते हैं वैसे वैसे राजा को जो है वो तकलीफ होती है। वो कहानी जो शायद बचपन में हम सब ने सुनी होगी। जितनी जासूसी करनी है कर लो, हम डरने वाले नहीं हैं, लड़ने वाले हैं। तो ये राहुल गांधी ने कहा है। और क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा है वो मैं आपको सुनवाऊंगी आगे भी, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों के पास जाना चाहती हूँ, उनका तारुफ मैं आपसे कराऊंगी और साथ ही साथ उनसे जानूंगी कि आखिर इस तमाम मामले को किस तरह से देखा जाए, कितना संगीन और सीरियस है ये आरोप और ये जो मैसेज हैकिंग के और जो अलर्ट मैसेजेस आए हैं जो स्टेट स्पॉन्सर्ड बताए जा रहे हैं एप्पल की तरफ से। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ राकेश पाठक जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा। इसके साथ ही शीबा असलम फहमी साहिबा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप अक्सर उनको देखते हैं। और इसके साथ साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और जाना माना चेहरा हैं। तीनों हमारे साथ खास मेहमान, वरिष्ठ मेहमान जो है वो जुड़ गए हैं। शुरुआत में राकेश पाठक जी आपसे करना चाहूंगी, इस पूरे मामले को कितना संगीन, कितना सीरियस आप मानते हैं? पेगासस के बाद ये दूसरा इस तरह का मामला है जहां अलर्ट मैसेजेस आए हैं और स्टेट स्पॉन्सर्ड ये बताए जा रहे हैं, सरकार ये करा रही है, ये कहा जा रहा है। अब कौन सी सरकार है वो तो पता नहीं, लेकिन सरकार करा रही है ये कहा जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, हम तो सीधे इस नतीजे पर अभी नहीं पहुंचेंगे कि सरकार करा रही है, लेकिन हमसे पहले तो एप्पल इस नतीजे पर पहुंच चुका है। उसने अपने मैसेज में पहली लाइन में लिखा है स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक। और अगर ये दुनिया के 150 देशों में है तो उन 150 देशों में कौन लोग हैं जिन तक ये संदेश पहुंचा है? आज दोपहर जब ये मामला सामने आया तो संयोग से मेरे पास एप्पल फोन नहीं है, पर जिन इष्ट मित्रों के पास है उनसे मैंने पूछा आपके पास कोई मैसेज आया इस तरह का? हम और आप जानते हैं कि अक्सर इस तरह के अलर्ट मैसेजेस आते हैं, पर वो सचमुच में रैंडम मैसेज होते हैं, सबके पास पहुंचते हैं। तो जब जनरलाइज होकर सबके पास पहुंचते हैं तो बात समझ में आती है कि कोई टारगेट नहीं है, कोई चिन्हित व्यक्ति विशेष नहीं है, या
एक से अधिक लोग ऐसे नहीं है जिनको चुनकर निशाना बनाया गया हो। आपको याद होगा जब 5G का ट्रायल चल रहा था तब इस तरह के बहुत मैसेज आते थे। अभी कुछ दिनों पहले एक इमरजेंसी के लिए मैसेज आया था, देश भर में तमाम लोगों के पास आया था कि घबराएं नहीं, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय एक ट्रायल कर रहा है किसी आपात स्थिति के लिए, सहज और स्वाभाविक बात है। लेकिन जब देश के भीतर ऐसी आवाजें जो सरकार से सवाल पूछती हैं, चाहे वे विपक्ष के नेता हो, पत्रकार हो, लेखक हो, एक्टिविस्ट हो, उनके पास, चुनिंदा लोगों के पास अगर ये मैसेज आता है तो प्रथम दृष्टया ये मानना पड़ेगा कि ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक है इसके पीछे स्टेट यानी सत्ता है। और हम सब जानते हैं, इतिहास गवाह है बुशरा साहिबा के तानाशाह बहुत डरपोक होते हैं, बहुत कायर होते हैं। हम नहीं कह रहे कि हमारे देश में सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा व्यक्ति कायर है, लेकिन दुनिया का इतिहास इस बात की गवाही देता है कि तानाशाह अक्सर कायर होते हैं। उन्हें अपनी छाया से भी डर लगता है, वे नींद में उठकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें हर सवाल पूछने वाला व्यक्ति अपना शत्रु दिखाई देता है। ऐसे में उसके पास एक ही तरीका होता है कि वो सामने वाले की पल पल की गतिविधियों पर, उसके काम करने के तरीकों पर, उसके संपर्कों पर, उसके लेन देन पर, उसके रिश्तों पर उसका बस चले तो उसकी आत्मा में घुसकर उस पर निगरानी करने की कोशिश वो करता है। यही हमारे देश में चल रहा है। और ये दूसरी बड़ी घटना है, पेगासस का आपने जिक्र किया, तब भी वो चुने हुए लोग, गिनती के लोग थे जिन पर उसका प्रयोग हो रहा था, और हम आज भी नहीं जानते कि वो प्रयोग बंद हो गया या सचमुच अब तक जारी है। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है चुनाव के ऐन मौके पर 5 राज्यों का चुनाव एक तरह से सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। 2024 से पहले का लिटमस पेपर टेस्ट जिसे समझा जा रहा है, उस रणभूमि में जाने से पहले सत्ता में बैठे लोग कहीं ना कहीं से घबराए हुए हैं। उन्हें अपनी विफलता एकदम देहरी पर खड़ी दिखाई दे रही है, इसलिए वे कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष की आवाजों को खामोश कर दिया जाए। और राहुल गांधी के अगर आरोप पर जाएं तो इनमें ज्यादातर वे लोग हैं जो अडानी अंबानी पर सवाल उठाते हैं, जो उन्होंने लोक कथा, नीति कथा सुनाई तोते और राजा की। तो मुझे लगता है दुष्यंत कुमार ने जो कहा है ना, एक गुड़िया में कई कठपुतलियों की जान है, आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है, खास सड़कें बंद हैं तब से मरम्मत के लिए, ये हमारे वक्त की सबसे सही पहचान है। तो आज लोकतंत्र की जो सड़कें हैं, सत्ता उसे बंद करना चाहती है हर तरह से। जितनी भी अभिव्यक्ति के रास्ते हैं उन सब पर बैरिकेड खड़े किए जा रहे हैं। और ये आज का अटैक इसी तरह का अटैक है। खामोश रहिए वरना सरकार आपको तिहाड़ पहुंचा देगी। जी बुशरा जी। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी बात आपने यहाँ पर कही है कि खामोश रहिए वरना आप जेल जाने के लिए तैयार रहिए। शिवा साहिबा, आप इसको किस तरह से देख रही हैं? आप ये देखिए कि पूरा का पूरा अगर हम मीडिया देखें, सो कॉल मेन स्ट्रीम मीडिया, हालांकि वो पत्रकारिता नहीं होती, ढोंग होता है, किस तरह की पत्रकारिता होती है हम सबको पता है। और आप ये देखें कि जो चंद पत्रकार बचे हैं जो सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, कुव्वत रखते हैं, उन सबकी भी आप ये देखिए कितना डरा हुआ ये राजा है कि उनकी आवाजें भी बंद करने की कोशिश बारहा की जा रही है और हर तरीके से की जा रही है। पेगासस के बाद अब इस तरह से अटैक किया जा रहा है। विपक्ष के नेता आप ये देखें कि कैसे जो अडानी को लेकर सवाल पूछते हैं उन्हें जेल भेज दिया जाता है, उनके ऊपर इल्जामात लगाए जाते हैं, उनकी सांसदी जो है वो रद्द कर दी जाती है। यानी कि हर तरीके से सारी उठती हुई जो आवाजें हैं, जो सरकार के मुखालिफ आवाजें हैं, उन सबको बंद कर दिया जाए ताकि जो सरकार का और सत्ता का, राजा का जो नंगा नाच है वो चलता रहे। शुक्रिया बुशरा जी। देखिए, आपने जो बात कही उसमें काफ़ी मुकम्मल बात है, और डॉक्टर साहब ने भी जो अभी कहा, डॉक्टर पाठक ने, वो भी सब कुछ समेटे हुए। मैं इस वक्त ये सोच रही थी कि खुद भाजपा के अंदर के लोग नहीं कह पा रहे हैं, जिनके टैप किए जा रहे होंगे और जिनके पास मैसेज गया होगा, क्योंकि ये जो डर है, खौफ है सत्ता से बाहर होने का, ये सिर्फ विपक्ष से तो नहीं है, ये उनको हर तानाशाह अपने अंदर पैदा होने वाले विद्रोहों को सबसे ज़्यादा दबाने की कोशिश करता है, उस पर सबसे ज़्यादा नज़र रखता है। हर डिक्टेटरशिप का हाल यही है।
तो बीजेपी के अंदर भी जो सुगबुगाहट है और बहुत स्ट्रॉन्ग सुगबुगाहट है, ये उसको भी लेकर के और हम जानते हैं किस तरह से सीडी का इस्तेमाल करके गुजरात में पार्टी के अंदर से ही जो प्रतिद्वंदी हो सकते थे या जो सवाल उठा सकते थे उनको किस तरह से किनारे लगाया गया, ठिकाने लगाया गया। उसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि पूरा ये जो पेगासस से लेकर के सीडी से लेकर के डिजिटल के जरिए किस तरह से लोगों को, इंडिविजुअल्स को हैंडल करने का जो एक तरीका पैदा किया गया है। आपको याद होगा कि जब पेगासस का मामला सामने आया था तो खुद इजराइल विजिट करके, और अभी तो लोग ये कह रहे हैं कि जो इजराइल का समर्थन किया जा रहा है और ढुलमुल नीति अपनाई जा रही है विदेश नीति में इसको लेकर के, फलस्तीन के मामले को लेकर के, उसकी भी बड़ी वजह यही है कि अब इतने ज्यादा राज इजराइल के पास हैं हमारे नेताओं के, हमारे शीर्ष नेताओं के, कि उनकी जरूरत नहीं है कि अब वो इजराइल से इधर उधर हो सके। तो ये बहुत कई चीजें हैं जो एक साथ हैं। सवाल यही पैदा होता है कि जिस देश में दुनिया में सबसे ज्यादा नागरिकों के लिए डिजिटल नेटवर्क की पाबंदी लगाई जाती है भारत में, सब अभी देखिए मणिपुर हुआ या और भी आप देखें कुछ होता है तो सबसे पहले डिजिटल कम्युनिकेशन को रोकने के लिए भारत के नागरिकों के ऊपर ऑफ कर दिया जाता है। ऐसे देश में सरकार क्या चाहती है? सरकार डिजिटल गतिविधियों के ऊपर, या सरकार ना भी कहें, ये जो स्टेट है, स्टेट के जो डीप स्टेट है उस, और जो खास लोगों के इशारे पे काम करता है और जो बहुत फॉर्मल फ्रेमवर्क में काम नहीं करता है, वो किसके लिए काम कर रहा है अब ये बिल्कुल सामने आ चुका है। ये सारी चीजें देश हित में नहीं हो रही हैं, ये चीजें कुछ खास कार्टेल है जिसके हित में की जा रही है और उस कार्टेल को अब जवाब देना पड़ेगा। बहुत ताज्जुब की बात है, सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी तरह का कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है कि वो इसके बारे में कुछ भी कह सके। तो क्या, मेरा सवाल यही है कि क्या ये इसको चुप रह करके, खामोश रह करके चाहते हैं कि इस पर बातचीत बंद हो जाए, या ये इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, इतने ऑडेशियस हो चुके हैं कि हाँ हम ये भी करेंगे, तुमसे जो करते बने कर लो। इसके अलावा जब से एआई का मामला आया है बुशरा जी, एक बड़ा खतरा ये रहता है कि भाई अजीब अजीब तरह के एक्सटॉर्शंस रैकेट चल रहे हैं और उसमें भी आप वॉइस को मैनिपुलाइज कर सकते हैं, यानी कि कोई मेरी आवाज निकाल करके मुझसे कुछ भी कहलवा करके और लिप मूवमेंट करके उसको सोशल मीडिया पे डाल सकता है। तो मुझे ये लगता है कि ये सारा कुछ, ये जो डिजिटल रिजीम है, ये एक मेगालोमैनियक के हाथ में चली गई है और जो अधिनायक है जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखता है। अमित शाह साहब ने कहा था हम 50 साल शासन करने आए हैं। ये लोकतंत्र की भाषा नहीं थी। लोकतंत्र में ये भाषाएं बोलने की जरूरत वही कर सकता है जो लोकतंत्र का दिखावा जरूर करे लेकिन उसके पास दूसरी तरह के हरबे हथियार होते हैं। तो ये पूरा रिजीम है, लेकिन शाबाशी है कि विपक्ष के नेताओं ने जिस तरह से इसको लिया है, जिस तरह से महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी और बाकी के लोगों ने इसको लिया, असदुद्दीन ओवैसी साहब और बाकी के लोग, तो ये नजर आ रहा है कि ये सरकशी है। विपक्ष अब ये बातें अब आत्मसात कर चुका है अपनी समझ में कि हाँ ये सब तो होगा, हमें इसके बावजूद वो सब कुछ करना है जो एक विपक्ष का दायित्व है, जो उसको करना चाहिए। तो ये हम होता हुआ देख रहे हैं। सारी बात यही है कि आज जिसके हाथ में ये पूरा डिजिटल सिस्टम है, और मैं ईवीएम को इसमें शामिल करके ही बात करती हूँ कि जिसके पास ये पूरा डिजिटल सिस्टम है वही सत्ता में आएगा, और कौन आएगा कौन नहीं आएगा आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। सरकार डरी हुई है, सरकार के लोगों को अब अपने आप पर भरोसा नहीं है, अपने रिपोर्ट कार्ड पर भरोसा नहीं है, उनको ये भरोसा नहीं है कि जनता उनको दोबारा देखना चाहती है। अब वो दूसरी तरह से हैंडल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर लक्ष्मण, आप ये देखिए ताजुब की बात कि सीबीआईटी और ईडी ये सब भी विपक्ष के नेताओं के घर पहुंचती है, उन्हीं के घर पर छापा मारती है। जहां विपक्ष की सरकार है सिर्फ वहीं पर ही भ्रष्टाचार निकलता है। फोन में पेगासस मैलवेयर जो है वो डाला जाता है, वो भी उन पत्रकारों के डाला जाता है जो सरकार से सवाल पूछते हैं, विपक्ष के नेताओं या वो सोशल एक्टिविस्ट जो सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अब ये अलर्ट आया है, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक जो है वो एप्पल ने जो मैसेज भेजा है ये भी उन पत्रकारों को और विपक्ष के नेताओं को भेजा गया है। यानी कि सरकार की कही गई किसी भी बात को अगर आप 1 मिनट के लिए
मानने के लिए भी तैयार हो जाएं, तो ये तमाम जो लिस्ट है जो मैंने दी है, ये उनके खिलाफ आकर खड़ी हो जाती है। और ये साफ तौर पर ये बताता है कि सरकार दरअसल क्या करने की कोशिश कर रही है। कितना संगीन आप इसको मानते हैं? अनम्यूट कर लीजिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगर कैडर की तरह लोग सोचेंगे तो उन्हें लगेगा कि नहीं, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी जो बात कही ना कि ये विपक्षी खेमे की एक प्रोपोगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ लोकतंत्र बहुत मजबूत है। इसलिए उस खेमे के इतर जो भी सोचेगा वो ये बात समझेगा कि दुनिया के किसी दूसरे देश में जा करके गोडसे की बजाय गांधी को याद करना या युद्ध की बजाय बुद्ध को याद करना आसान होता है। वैसे ही दुनिया के किसी दूसरे देश में जाकर के यह भाषण देना कि हम ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड हैं, यह आसान है। ये तो आपको इस देश की विरासत ने सौंपा है, एक ऐसी विरासत है इस मुल्क की। लेकिन इसके बाद जब वापस देश में लौटे तो बुद्ध के खिलाफ युद्ध कैसे किया जाए, गांधी के खिलाफ गोडसे के साथ कैसे खड़े हुआ जाए और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड को कैसे खत्म कर दिया जाए, तभी हम एक राजा की तरह इस पे हुकूमत कर पाएंगे। राहुल गांधी ने एक किस्सा सुनाया, मैं एक छोटा सा किस्सा जो हम सब जानते हैं, वो राहुल गांधी ने तोते वाली बात कही। मैं एक दूसरे राजा को याद करना चाह रहा हूं। वो राजा जिसको इतनी लालच थी सोने से कि वो मतलब उसको वरदान मिल गया कि तुम जो छुओगे वो सोना बन जाएगा। शुरू में वो राजा बहुत खुश हुआ कि देखो मैंने गिलास छू दी वो सोना बन गया, थाली छू दी सोना बन गया, महल छू दिया सोना बन गया। वो खुशी अप्रत्याशित रूप से बढ़ती गई। लेकिन जब वो खाना खाने के लिए बैठा और खाना छू दिया तो वो खाना भी सोना बन गया, वो पानी भी सोना बन गया। उसके बाद वो जो लालच और सनक की हद तक सब कुछ पा जाने की लालच होती है, मुझे लगता है कि एक दिन वो सब कुछ लील जाती है। आज भी एक राजा इस देश में बैठा हुआ है जिसको ये लगता है कि हमने अब इस मुल्क को हुकूमत करने के लिए जो तैयार किया हमारे आरएसएस ने 95-96 साल से, अब वो तैयार हो गया है और अब हमें कोई हटा नहीं सकता। इस भ्रम से, इस सुगुफे के आधार पर तो वो सत्ता में बैठते हैं। लेकिन भाई असल में इस देश की जमहूरियत की जड़ें गहरी है ना। वो बार बार विदेशी आक्रमणकारी आए, आपस में लड़े, बहुत सारी, यूं ही नहीं कहा गया है कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, फिर भी मगर है बाकी नामो निशा हमारा। वो जो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, मुझे लग रहा है वो जमहूरियत का, वो भले ही बहुत कमजोर पौधा हो गया हो, उसकी जड़ में इतना मट्ठा डाला जा रहा है, उसकी जड़ को काटा जा रहा है, फिर भी जमहूरियत है। वह जमहूरियत इस देश की जनता को कभी कभी जागरूक कर देती है। वो जनता कभी कर्नाटक में हरा देती है, बिहार में सरकार चली जाती है, महाराष्ट्र में साजिश करके बनाना पड़ता है, 2-3 राज्य में और है, वहां भी ये हारेंगे। सवाल पूछती है वो जनता, प्रजा बनने से इनकार करके राजा को सवाल पूछते हुए, तब उन्हें डर लगता है कि कुर्सी तो चली जा सकती है। और जब कुर्सी जाने का डर एक ऐसे राजा को हो ना, जिसे लालच इस बात की है कि हमने तो कभी विपक्ष देखा नहीं, हम विपक्ष में बैठेंगे नहीं, तो वो हर आवाज को, अब इस गौर करिए, इस बार ये पेगासस के बाद वाला मामला आया। पेगासस में क्या हुआ वो तो अब छिप गया है ना मामला। एक फिल्म है जिसको हम सबको, हर देश के जागरूक नागरिक को देखना चाहिए, उसका नाम ही है सोशल डिलेमा। और उस फिल्म ने बताया कि आपकी मोबाइल बंद पड़ी हुई है तो भी वो आपको सुन रही है, वो आपको देख रही है। और आप 4 बार पिज्जा, बर्गर, गाड़ी का नाम ले लीजिए कि मुझे ये खरीदना है, उसके ऐड आने लगते हैं। तो व्यावसायिक कंपनियां जब इसको एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो वही व्यावसायिक कंपनियां पिछले 5 साल में 5,000 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा भी देती हैं इनको। तो जब इनके पास सब टूल है तो वो उसका इस्तेमाल उस जमहूरियत को खत्म करने के लिए करेंगे। उन्होंने सवाल पूछने वाले हर लोगों को यह जानने के लिए कि वो कर क्या रहे हैं वो पता चल जाए, ताकि हम उनको फंसा सकें, उनको गिरफ्त में ले सकें और जमहूरियत को खत्म कर सकें। इसलिए इसमें नेता भी शामिल है, पत्रकार भी शामिल है। और अभी तो बहुत सारे लोग जिनके पास मैसेज आया होगा, पता नहीं, मैसेज नहीं भी आया होगा तब भी उनको सब सुन रहा है।
तो ये जो है दीवारों के कान होते हैं। अब ये बात खत्म हो गई है, अब इस राजा ने हाथ अपने कान लगा दिए हैं सबके मोबाइल में, और ये केवल इसलिए कि उनको कुर्सी जाने का डर है, इसलिए वो लोकतंत्र को खत्म करने की हद तक इस पर काबिज होना चाहते हैं। जी बिल्कुल। इसीलिए तमाम जो इस तरह की आवाजें हैं, जो सरकार से सवाल पूछना चाहती हैं या सरकार की नीतियों को लेकर क्वेश्चन करते हैं, उन हर उठती आवाज को वो दबा देना चाहते हैं हर तरीके से, जैसे भी वो चाहें, चाहे सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करके, चाहे फोन में इस तरह के मैलवेयर डाल के, या फिर इस तरह के अलर्ट जो आए हैं, जो एप्पल ने जिस तरह से भेजा है वो सब करके। और राहुल गांधी ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अडानी पर जाहिर सी बात है वो हमलावर होते रहे हैं, और हमेशा से संसद के बाहर अंदर हमेशा वो सवाल पूछते रहे हैं, रैलियों से तमाम जगह पर वो सवाल पूछते हैं। आज उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इज एक्चुअली एम्प्लॉयड बाय अडानी। हम शायद वार कहीं और कर रहे थे और हमें कहीं और करना था, और जैसे हम कहीं और वार कर रहे हैं तो देखिए तकलीफ कहां पर होती है। मैं इससे पहले राकेश जी आपके पास आऊं, मैं सुनवाना चाहूंगी, छोटी सी एक बाइट है, सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। That the Prime Minister is employed by Mr. Adani and works for Mr. Adani. Right? The examples of this are clear. Bombay Airport that is owned by somebody else. State-sponsored agencies attack the owner. He surrenders the airport to Mr. Adani. Mr. Adani is over-invoicing coal from Australia. It leaves Australia, it arrives in India, the prices doubled. No inquiry. Nothing. No ED, no CBI, nothing. Who's paying for it? When we are using electricity, poor people of this country using electricity, we're giving Adani tax. We're going in the railways, we're giving Adani tax. So it's very clear what is going on. तो अभी आपने यहां पर सुना राहुल गांधी को, उन्होंने बताया कि किस तरह से ओवर प्राइसिंग कोल की और अडानी को लेकर वो हमलावर हुए हैं, और इस मौके पर भी उन्होंने अडानी को लेकर सवाल पूछे हैं। क्या आपको ये लगता है राकेश जी, यही दुखती रग है, और इसी वजह से जो तमाम तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं, न सिर्फ राहुल गांधी को लेकर, राहुल गांधी की तो सांसद ही गई, जब उन्होंने संसद में वो पोस्टर दिखाया था उसके बाद ही वो केस हुआ, और हमने सबने देखा कि क्या कुछ उनके साथ हुआ, जो महुआ मोइत्रा के साथ हो रहा है, जो संजय सिंह के साथ हो रहा है, और ऐसे तमाम नेताओं के साथ जो सरकार से अडानी को लेकर मुखर हैं और सवाल पूछते हैं। क्या आपको लगता है ये तमाम चीजें भी जो रही ये उसी का ही एक नतीजा है और उसी की जुड़ी हुई एक कड़ी है? और सरकार फिलहाल जिस तरह के ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं 5 राज्यों में, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरी तरीके से इलेक्शन कैंपेन से नदारद हैं, ठंडा पूरा मामला पड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, क्या आपको लगता है कि वो सब भी ये दिखाता है कि सरकार कितनी बौखलाई हुई है फिलहाल और घबराई हुई है? यकीनन सरकार घबराई हुई है और बौखलाई हुई भी है। मैं डॉक्टर लक्ष्मण की बात को और विस्तार देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि उन्हें कुर्सी जाने का डर है, लेकिन मैं इससे आगे के डर को समझना चाहता हूं। उनका डर सिर्फ कुर्सी जाने का नहीं है लक्ष्मण जी, उनका डर यह कुर्सी जाने के बाद जो उनके साथ भारत का संविधान, भारत का कानून करेगा, उसका डर ज्यादा है मेरे मुताबिक। वे समझ गए हैं कि अगर हमने कुर्सी गंवा दी तो हमको किसी बहुत बड़े आवास गृह में रहना पड़ेगा जो दिल्ली में है या कहीं भी हो सकता है। कानून अपना काम करेगा तो इन 9 सालों में जिस तरह के आर्थिक घोटाले हुए हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर जो समझौते किए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह के लोगों के साथ भारत सरकार के रिश्ते रहे और जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है, अगर ये सब चीजें खुली, जिसमें एक अडानी भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, कानून का उल्लंघन करके जिस तरह सरकारी संपत्तियों की बंदरबाट और लूट हुई है, उस सब की अगर जांच हो गई तो यकीनन आज सत्ता में बैठे लोग बेहद असुविधाजनक स्थान पर पहुंच जाएंगे। अडानी का हवाला आपने दिया, राहुल गांधी ने आज हवाला दिया। आप एक दिन पहले का एक और बयान याद कर लीजिए, वो कुर्सी जाने के बाद के डर की भयावहता को रेखांकित करने वाला राहुल गांधी का बयान है। राहुल ने कहा कि दिल्ली में हमारी सत्ता आने दीजिए, हम अडानी की संपत्तियां लेकर गरीबों में बांट देंगे। इसको हम थोड़ा आसान शब्दों में समझें तो लगता यह है कि
वे देश को यह बताना चाह रहे हैं कि अडानी की संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा, नेशनलाइजेशन हो जाएगा। तो ये सोचकर सचमुच में रूह कांपती होगी तोते और तोते, उस तोते में जिस राजा की जान है उसकी, कि अगर अडानी की सारी परिसंपत्तियां जब्त हो गई, उनका राष्ट्रीयकरण हो गया, गरीबों में बांट दिया गया, तो इनका तो दोनों का भविष्य चौपट हो जाएगा और उनके साथ एक पूरा पूरा तंत्र है, एक पूरा परिवार है, उसका क्या होगा? तब क्या इनमें से बहुत सारे लोग भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होंगे? अमृत काल का भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें शामिल होकर क्या ये किसी कैलाशा नाम के द्वीप पर चले जाएंगे या कोई नया द्वीप बना लेंगे? तो ये जो डर है, ये डर ही उन्हें कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत और दुस्साहस दे रहा है। इसे हिम्मत तो नहीं कहना चाहिए, ये दुस्साहस है कि लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य में आप कानून की अनदेखी करके लोगों की निगरानी करें, लोगों के मोबाइल में घुस जाएं, लोगों के घरों के भीतर तक कैमरे लगा दें, बोलने वालों को, सवाल पूछने वालों को जेल में डाल दें। ये हमारे लोकतंत्र की मूल अवधारणा को छिन्न भिन्न करने की कोशिश है। और मैं एक सूत्र में अगर कहूं तो मैं जो लक्ष्मण जी ने कहा था उसी में बस अगले वाक्य को ही जोड़कर अपनी बात खत्म करूंगा। इनका असली डर 2024 की अप्रैल मई महीने की गर्मियां हैं, और ये गर्मियां इस नवंबर के महीने से और 3 दिसंबर तक मतगणना के दिन तक जो सर्दी है, इन सर्दियों में से जो भाप निकलेगी, इसमें से जो आंच निकलेगी, वो इनको अप्रैल मई में झुलसा सकती है। इस डर से डर कर वे कुछ भी कर गुजरने पर आमादा हैं, जिसका एक औजार जासूसी है। यद्यपि जासूसी बहुत प्रिय शगल रहा है कुछ लोगों का, पहले भी करते आए हैं, अपनी ही पार्टी के लोगों की करते आए। अभी आपने कहा शिवा साहिबा ने कि उनके अपने मंत्रिमंडल के लोगों के ऊपर पेगासस की बात आई थी लगे होने की, जिसमें प्रहलाद पटेल थे, अश्विनी वैष्णव थे, बहुत सारे लोग थे। आज तक सरकार ने वैसा कोई खंडन नहीं कर पाया। तो जो लोग अपनों पर भी इस तरह की जासूसी के उपकरण लगा सकते हैं, वे प्रतिपक्ष में बैठे लोगों और विपक्ष से अलग आजादी की जो आवाजें हैं उन्हें खामोश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा अंतिम निष्कर्ष ये है कि डरे हुए लोग भविष्य की कार्रवाइयों से बुरी तरह भयाक्रांत हैं, इसलिए उससे बचना चाहते हैं कि वो कुर्सी न छिने, और कुर्सी छिनने के बाद की जो कार्रवाइयां हैं वे न हो, उसके लिए सब हो रहा है। जी बुशरा साहब। बिल्कुल बिल्कुल, और ये साफ तौर पर दिख भी रहा है, ये अब कुछ ढका छुपा भी नहीं है, ये इतना वाज़ेह हो गया है कि पूरे तौर पर नजर आ रहा है। शिवा साहिबा, यही बात है कि पहले, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, हर चीज को उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। और अगर अभी फिलहाल की अगर हम बात करते हैं, जो स्टेट लीडरशिप है पूरी भारतीय जनता पार्टी की, पहले उसको साइडलाइन किया जाता है, एक तरह से उनकी बेइज्जती की जाती है, उनका नाम नहीं लिया जाता, उनके बारे में बात नहीं की जाती, यहां तक कि उनको ये अधिकार भी नहीं होता कि वो किसको टिकट दे। वो अपने ही टिकट के को लेकर ही क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि उनको दिया जाएगा और कब दिया जाएगा। खैर, उसके बाद उसको भूल सुधारी जाती है। नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाया जाता है, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कही जाती है, पोस्टर्स में, थीम सॉन्ग से लेकर सब जगह नरेंद्र मोदी होते हैं। और फिर उसके बाद वो भी नहीं चलता तो फिर कमल के फूल की बात की जाती है, फिर वो भी नहीं चलता है तो तमाम जो बड़े नेता हैं, अब आप ये देखिए, पूरी तरीके से नदारत है। मिजोरम जाना था प्रधानमंत्री को 30 तारीख को, वो कैंसिल हो गया क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो वहां के, उन्होंने स्टेज शेयर करने से मना कर दिया। तो और अब लोग जो हैं, वो भीड़ नहीं, नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है वो जुटा पा रहा है। लोगों को तमाम बातें रिपीटेटिव लग रही हैं, उनको लग रहा है वही घिसी पिटी बात है, वही कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना, वही 70 साल की बात करना, वही तमाम बातें, कुछ नया नहीं है उनके पास। तो अब आपको लग रहा है कि जब हर तरीके से फेल हो गए हैं, वो सांप्रदायिक कार्ड भी नहीं चल रहा है, कर्नाटका हिमाचल में पूरी तरीके से वो फेल हो गया, तो अब उनको लग रहा है कि इस तरह से सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करके, नेताओं को जेल में डाल के, उसके अलावा इस तरह से उनके फोन में जासूसी करके, हैक करके ये पता कराया जाए कि आखिर उनका अगला स्टेप क्या है, कि उससे पहले सरकार तैयार है। अब इन तमाम चीजों पर सरकार उतर आई है, क्योंकि उससे पहले की जो चीजें हैं वो तमाम अब काम नहीं कर रही हैं, और ये साफ तौर पर नजर आ रहा है तमाम चुनावी रैलियों में। पहली बात तो रैलियां ही बहुत ना के बराबर हो रही हैं, और जो हो भी रही हैं उसमें कुर्सियां पूरी तरीके से खाली हैं।
बहुत सही आपने यहाँ पर रैलियों का जिक्र किया और ये तो साफ है कि लोग अब दिलचस्पी नहीं रखते वो क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। सारी कुर्सियां खाली हैं और वो दिख जाता है। और जहाँ 5 राज्यों में जहाँ चुनाव है उनकी जगह गुजरात में रैली हो रही है, यानी कि बिल्कुल आखिरी पड़ाव। और ये विश्वास की कम से कम गुजराती तो मेरे लिए आ ही जाएंगे और कम से कम टीवी पर दिखाने के लिए विजुअल्स मिल जाएंगे कि गुजरात की जनता जब टीवी पर दर्शक देखेंगे तो वो जब उनको कहाँ इतना गौर करेंगे कि कहाँ की जनता है, लेकिन गुजरात की जनता तो कम से कम मेरे लिए आ ही जाएगी। ये जो मिजोरम के बजाय गुजरात की जो रैली है या जहाँ चुनाव है वहाँ रैली के बजाय गुजरात की जो रैली है, ये बताती है कि अब बिल्कुल वापस बिल में जाने की मना स्थिति में आ चुके हैं कि ये आखिरी पड़ाव है, यहीं जाकर के शायद इज्जत बचेगी, शायद यहाँ 4 लोग मिल जाएंगे वरना नहीं मिलेंगे। और उन्होंने कई तरह से गुजरात को ओवर पैम्पर किया है। अभी आपने देखा एक बड़ा मामला चल रहा है कि किस तरह से सारी इंडस्ट्री को गुजरात शिफ्ट किया जा रहा है। गुजरात के जो पैसे वाले हैं उन्होंने जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पार्टिसिपेट किया है और बाकी काम हुए हैं, गुजरात की कंस्ट्रक्शन कंपनीज को जो दिल्ली में और सारे देश भर में जो ठेके दिए गए हैं, तो उसके तहत उनको लगता है कि वहाँ तो वो कंपनियां जी जान लगा देंगी, गुजरात के डायमंड व्यापारी जी जान लगा देंगे, तो हम वहाँ चले जाएं। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल आपने सही जगह उंगली रख दी है कि जो भरोसा है अपने स्टार प्रचारक होने का, वो भरोसा तो चूर चूर हो रहा है। एक चीज और है कि लगातार कांग्रेस की स्ट्रैटेजी बहुत कारआमद रही है। कांग्रेस जानती है कि उसको एयर टाइम नहीं मिलेगा गोदी मीडिया पे, क्योंकि वो अडानी और अंबानी के चैनल से मालिक उनके अडानी अंबानी हैं। तो अब उसने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को ज्यादा से ज्यादा, और ये पहले ही हो जाता तो बड़ा फायदा होता, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाना। और जब प्रेस वार्ता भी करते हैं राहुल गांधी साहब, तो वो सीधे क्या करते हैं, हेलो अडानी, हेलो हेलो, मतलब वो वहीं से बैठ करके गौतम अडानी को हेलो करते हैं। वो विदेश में बातचीत कर रहे हैं अपने मोबाइल पे कहते हैं हेलो मिस्टर अडानी। ये जो उन्होंने ये जो चीजें समझ ली और बिल्कुल निर्भीक होकर के वो सामने आ रहे हैं, तो ना चाहते हुए भी वो हेडलाइंस बनाते हैं, वो रील्स बनाते हैं, रील्स का मटेरियल कंटेंट दे देते हैं लोगों को, और वो स्ट्रेटेजी बहुत काम आ रही है। आप ये देखिए कि आज जो हम डिबेट कर रहे हैं उसके उस डिबेट के समय में ऐसा तो नहीं कि हमें अडानी के कुछ और कुकर्मों पर बात करनी थी और वो छूटे जा रहे हैं, इसका भी बड़ा अंदेशा है। क्योंकि अभी तक अगर जवाब नहीं आया कोई बाकी का, या एप्पल ने अगर कोई उसको आगे कुछ बताया नहीं है, तो कुछ ना कुछ हैंडल तो हुआ है। क्योंकि ये एप्पल सारी दुनिया में ये खबर बनी है आज की। और मदर ऑफ डेमोक्रेसी के जो फादर हैं, उनको लोकतंत्र पे बिल्कुल यकीन नहीं है, उनके तौर तरीके लोकतंत्र से हट के हैं। अब ये खबर तो बहुत बड़ी बन गई है। इस खबर के बाद में खामोशी सरकार की ये बताती है कि वो चाहते हैं कि इस पर इसको नजरअंदाज कर दिया जाए, जिसके ऊपर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अब विपक्ष के लोग कर रहे हैं और ट्वीट्स लगातार कर रहे हैं। एक बड़ी बात यह है कि पेगासस का हुआ, सुप्रीम कोर्ट को भी इन्वॉल्व कर लिया, इसके बावजूद आज के 3 पास कोई नतीजा नहीं निकला। भारत में ये ऐसा दौर आया है कि संस्थानों को जो उनकी जिम्मेदारी निभानी थी वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, जिसके चलते हर कंट्रोवर्सी, हर विवाद, हर आरोप जो सरकार पर लगता है उसका क्लोजर नहीं मिलता, उसका हुआ क्या, वो कहाँ जा करके वो बात पहुंची, ये नहीं मिल रहा। तो पेगासस वाले में भी अगर आप देखें तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की बोलती बंद कर दी थी और कह दिया था नहीं बताएंगे। अभी आपने देखा कि कौन कितना चंदा दे रहा है, इस पर भी हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम जनता से ले लेंगे। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पर जो कब्जा है, ये बहुत भयानक चीज है। और जैसा कि पाठक साहब ने कहा कि ये जो सत्ता से बाहर होने के बाद विपक्ष के तौर पे भूमिका निभाने का जो मौका है वो नहीं मिलेगा, शायद कहीं और बैठना पड़ेगा, कहीं और वक्त गुजारना पड़ेगा। वो जो डर है और ये जो आदत हो गई है दशकों से सत्ता में रहने की, वो जो आदत है, आखिरी बार उन्होंने मौसम की मार या किसी भी तरह की जो आम आदमी जो मार झेलता है, जो तकलीफ झेलता है, वो तकलीफ कहाँ उन्होंने झेली। तो आखिरी बार जो उन्होंने, जो उनको आदत हो गई है और जो वो हर सर्दी गर्मी बरसात और आफत से ऊपर उठ चुके हैं, वो उनको नजर आ रहा है कि ये दौर खत्म होने को चाहता है, शायद इस वजह से बहुत ज्यादा फिक्र है।
जनता की बात है कि जनता को ये चाहिए कि अब वो अपने अधिकारों के लिए बात करे, और इस पर बात करे कि अगर हमारी निजता का सवाल, अभी आपने आधार वाला भी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आधार वाला भी आपको पता है कि डार्क नेट के ऊपर हमारे सबके करोड़ों लोगों के डेटा है। जी। तो कुल मिलाकर के बिल्कुल ध्वस्त हो रहा है पूरा सिस्टम। अब इससे निजात मिलनी ही चाहिए। जी बिल्कुल। और यही वजह है डॉक्टर लक्ष्मण की डरो मत कहते हैं राहुल गांधी, लेकिन सरकार को ये लगता है कि अभी भी जो विपक्ष के नेता हैं उनको डराया जा सकता है, उन्हें एजेंसी से डराया जा सकता है, उनको उनका चारों तरफ से घिराव करके डराया जा सकता है, प्रोपेगेंडा एजेंडा चलाकर गोदी मीडिया का सहारा लेकर उनको डराया जा सकता है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप ये देखें कि अगर ऐसा होता तो ये 28 दल इंडिया गठबंधन के नाम से एक साथ एक मंच पर इकट्ठा ना होते, क्योंकि उन्हें पता था कि जैसे ही वो एक मंच पर आएंगे उनके साथ क्या क्या किया जाएगा। और जो सब कुछ किया भी जा रहा है उसके बावजूद भी किसी तरह की कोई दरार नहीं आ रही है, किसी तरह से अभी कोई दल हटा नहीं है। छोटी मोटी खबरें जरूर है, लेकिन कोई दल उस इंडिया गठबंधन से हटा नहीं है। और अभी जो 5 राज्यों में जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं और वोटिंग होने जा रही है, 7 तारीख से शुरुआत होने जा रही है, और जितनी कॉन्फिडेंट जो है विपक्षी पार्टियां नजर आ रही है, खासतौर पे कांग्रेस नजर आ रही है, आपको लग रहा है कि ये इस तरह की कार्रवाइयां, इस तरह के अटैक, इस तरह की तमाम चीजें आगे और बढ़ने ही जा रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यही उनका वाहिद हथकंडा है, क्योंकि और तमाम चीजों तो अब काम करती हुई कोई नजर नहीं आ रही है, हालांकि ये भी कोई काम नहीं कर रहा है। जी देखिए, डर डर ऐसी चीज है ना, राजाओं की बात है तो एक राजा का और किस्सा आ रहा है कि उसको बुढ़ापे से डर लगता था तो उसने अपने महल के सारे शीशे आईने तोड़वा दिए कि वो उसे पता न चले कि वो बूढ़ा हो रहा है, वो सफेद बाल वाला। तो जिसके मन में राजा बनने का ख्वाब पैदा हो जाता है ना, उसके मन में बिल्कुल अपना राज नजर आता है, प्रजा नजर आती है। अब आज वो देखिए ना, खंडहर बन गए हैं राजाओं के किले, लेकिन आप उसमें देखेंगे कि वो जो भोग विलास है वो केंद्र में आ जाता है। अब भाई आप सोचिए, आप मुल्क के राजा बन जाएं, आप किसी को 10 लाख करोड़ रुपए का एनपीए माफ करा दें, आप ये करें कि भाई चौकीदार हूं मैं, चौकीदारी करने आया हूं, और लोग करोड़ों करोड़ रुपया इस देश का लेकर के विदेश चले जाएं। आप ये कह रहे हैं कि भाई जो काला धन है वो वापस हम ले आएंगे, एक एक गरीब आदमी के मुफ्त में 15-15 लाख मिल जाएगा। अब आपको ये पता नहीं था कि ये सोशल मीडिया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया है, सोशल मीडिया है, ठीक है ये आपके गिरफ्त में है, लेकिन थोड़ा तो जनता तक पहुंच गई है ना। अब आपके पुराने भाषण लोग निकालने लगते हैं, लोग आपसे सवाल पूछने लगते हैं। आपने फिर तय किया कि डराएंगे, तो डर किसको लगता है भाई? जो गलत होता है वो डरता है। तो जो दूसरे को डरा रहा है, पहली टिप्पणी तो मेरी ये है कि वो खुद डर रहा है। नंबर 1 बात, वो किस चीज से डर रहा है? सवालों से डर रहा है। वो किस चीज से डर रहा है? हार से डर रहा है। वो किस चीज से डर रहा है कि अब राकेश जी ने बोल दिया तो मैं उसको स्वीकार करके उसको भी जोड़ लेता हूं कि वो जितना गुनाह किया है उसके हिसाब होने से डर रहा है कि भाई हमने तो कर दिया। तो इन सारे डर से मेरा मानना है कि जो तानाशाही प्रवृत्ति जिसमें होती है वो ये करता है कि डर खुद के भीतर हो, तो इस डर से वो पार पाने के लिए अपनी हरकतें ठीक नहीं करता, वो दूसरों को डराना चाहता है। इसलिए वो आज की तारीख में देखिए ना, मैं जिस दिल्ली विश्वविद्यालय से हूं वहां के प्रोफेसर हैनी बाबू जेल में हैं। और जेल में किस लिए हैं भाई? उनके एनआईए उनके सारे डॉक्यूमेंट्स ले गई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ले गई। रिपोर्ट छपती है कि पुलिस या और तमाम संस्थान उन्होंने बाद में टेम्पर्ड करके उसमें डेटा डाल दिया और उनको फंसा दिया, फिर भी वो जेल में है ना भाई। उमर खालिद आज की तारीख में जेल में है ना, कोई अभी तक गुनाह कबूल नहीं हुआ, मतलब सजा मुकर्रर नहीं हुई, आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सबूत पेश नहीं कर पाते, आप जेल में डाले हुए। तो छात्र जेल में, प्रोफेसर जेल में, रुपेश सिंह जैसा आदिवासियों को कवर करने वाला एक पत्रकार आज भी जेल में, तमाम लोग जेल में हैं। एक तो ये चीज है। अब उससे लोग नहीं डर रहे भाई, उर्मिलेश हो, अभिसार हो, इनके घर पुलिस गई फिर भी पत्रकार नहीं डर रहे। अब इसके आगे क्या हुआ?
उन्होंने जो डरे नहीं उनको उनको चुप कराने के लिए खरीदने की कोशिश की। तो वो जो काला धन नोटबंदी के बाद जुटा था, जो 15 लाख उधर जाना था, वो अपने दोस्तों में गया और उसके बाद जो बचा है वो विधायक खरीदने, सांसद खरीदने, चुनी हुई सरकार को गिरा देने, इन सब में खर्च हुआ। इसके बाद भी अगर तानाशाह राजा को ये लगता है कि हम जितना चाहते हैं उतना लोग डर नहीं रहे, तो वो जो खौफ है ना, आम आवाम के निडर होने का खौफ तानाशाहों को रात की नींद छीन लेता है। वो मतलब वो हम तो एक ऐसे तानाशाह का इतिहास दुनिया में पढ़ते हैं जिसने सुसाइड कर लिया। हम तो चाहते हैं कि तानाशाहों की भी उम्र लंबी हो, ताकि जब जनता न्याय करे, जिस न्याय की बात भारत का संविधान करता है, वो एक हम लोग तो जनवादी गीतों में सुनते रहे ना कि वो सुबह कभी तो आएगी। तो ये जो सुबह कभी आएगी ना, उस सुबह के इंतजार में हम जनता को देख रहे हैं, छात्रों, नौजवानों को देख रहे हैं। विपक्षी दलों को कम से कम इतनी सद्बुद्धि आ गई है कि वो अब अपनी पार्टी और संगठन बचाने की बजाय एकजुट होकर के बातों में ही सही संविधान और देश बचाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये दिख रहा है कि वो जो डर चाहिए था वो कहीं उस हद तक नजर नहीं आ रहा। हाँ, भ्रम जरूर है, झूठ जरूर है, डर तो नहीं है, एक तो ये क्लियर है। इसलिए ये सारी हरकतें, उनका डेटा कलेक्शन हो, क्योंकि फिर भीतर से ब्लैकमेल किया जाएगा ना, जैसे जजों को किया गया। भाई ये तो पब्लिक डोमेन में आ गया कि जिस जज से बड़ा फैसला कराना था, या तो उसका जज लोया कर दिया गया या उसे राज्यसभा भेजने के लिए पहले ही तैयार कर लिया गया, उसके पहले क्या क्या किया गया। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये आखिरी मुकाम है। हाँ, इसके बाद ये तय होना है कि अगर इसके बाद भी इस देश की जनता या किसी भी तरह से देश का तानाशाह वापस सत्ता में आ जाता है, तो वो और ज्यादा क्रूर, निर्मम और अनैतिक होगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा और निडर होकर के इस देश की जनता इस मुल्क की जमहूरियत को, इस मुल्क के आइन को बचाने के लिए एकजुट होती है, तो मुझे लगता है कि आम आवाम जीतेगी और ये डर काम नहीं आएगा और ये सारी कोशिशें धाराशायी हो जाएंगी। भाई आपातकाल में तो सब जेल में डाल दिए थे, फिर वही माहौल मुझे दिखता है। जनता सड़क पे आई। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। बागियों की तादाद बढ़ रही है और तानाशाह ये देख के हैरान है। जी जी, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने तमाम बातों को यहाँ पर रखा है। राकेश जी, आपसे मेरा सवाल ये कि चाहे जातिगत जनगणना की बात करें, लगातार जो एक बात को पकड़ लेते हैं राहुल गांधी, उस बात को वो लूप में, जैसे कहते हैं ना कि चलाते हैं, वो उसी तरह से उस लूप में रखते हैं और उस खबर को मरने नहीं देते। जैसे हमने देखा है अक्सर की खबरें आती हैं, उनके ऊपर बात होती है और उसके बाद वो कहीं चली जाती हैं, फिर उसके बाद उसके बारे में बात नहीं होती। मैं ये कहूंगी कि लोगों को हो सकता है रिपीटेटिव लगे कि एक ही बात बार बार कहते हैं, लेकिन उन खबरों को, उन बातों को वो जिंदा रखते हैं। यही बात है कि चाहे 90 सेक्रेटरीज में से 3 ओबीसी की बात हो, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो, वो ये सामाजिक बराबरी, सामाजिक न्याय की बात हो, अडानी की बात हो, वो एक ही बात को इतनी बार कहते हैं कि ताकि लोगों के जहन में ये तमाम बातें जिंदा रहें और उनको लगे कि ये इतना अहम सवाल है कि ये बार बार पूछा जाना चाहिए। क्या आपको लग रहा है इसको लेकर भी बहुत असहज है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, क्योंकि ओबीसी के जिस कार्ड पे उन्होंने वोट बटोरा, अब वही जो है आप ये देखें कि किस तरह से उस पर ही वो बात नहीं कर रहे, वही उनके लिए गले की हड्डी जो है वो बना हुआ है और अब वो कह रहे हैं कि देखिए जाति के नाम पर आपका बंटवारा कर रहे हैं। बहुत संक्षेप में आपसे एक सवाल और एक सवाल शिवा जी से, फिर मैं वाइंड अप करूंगी। बहुत संक्षेप में स्पष्ट बात यह है कि लोकतंत्र में जनता को बार बार याद दिलाना पड़ता है। हमारे देश की जनता थोड़ा सा, जैसा कि लक्ष्मण जी ने कहा कि कभी कभी जनता जाग जाती है, तो उसे जगाने के लिए बार बार जागते रहो की आवाज लगाना पड़ती है। राहुल गांधी बार बार सच दोहरा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बार बार झूठ कहते रहते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने पंचवटी की रचना के उद्देश्यों में हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, तो कहा, उसमें एक उत्तर आता था कि कोई एक बात बार बार कही जाए, अगर वो झूठ हो तो उसे सच मान लिया जाता है। मंथरा बार बार कह रही थी, भरत से सुत पर भी संदेह बुलाया तक न उसे जोगे। पहली बार में केकई ने नहीं माना, दूसरी बार में नहीं माना, जब अनेक बार उसने कहा भरत से सुत पर भी संदेह, तो महारानी कैकई ने उसके उस झूठ पर भी विश्वास कर लिया।
यह तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि राहुल गांधी बार बार सच दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। वे हमारे माननीय महानायक युगावतार मोदी जी की तरह झूठ नहीं दोहरा रहे बार बार। तो ये जरूरी है कि जनता को बार बार बताया जाए कि ये आपके मुद्दे हैं, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी छिन रही है, आदिवासियों का, पिछड़ों का अधिकार नहीं मिल रहा है उन्हें। आपने जो सिलसिला गिनाया उसमें न्यूज रूम का भी जोड़ दीजिए। आज फिर राहुल गांधी ने कहा मीडिया में कितने लोग हैं ओबीसी के, गिना दीजिए कितने संपादक हैं। और सचमुच मैं खुद दशकों संपादक रहा हूं, मेरे न्यूज रूम में नहीं थे इतने लोग आदिवासी और दलित, तो हम सब गुनहगार हैं उसके। तो राहुल गांधी ये जो प्रक्रिया अपना रहे हैं, हमें हो सकता है लग रहा हो कि रिपीटिशन हो रहा है, बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं, लेकिन ये जरूरी चीज है आज की तारीख में, और इस लड़ाई में एक बहुत बेहतरीन औजार है। जी बिल्कुल। शिवा जी, आपसे आखिरी टिप्पणी कि आपको लग रहा है कि लगातार जो सांप्रदायिकता की बात जो की जाती थी और लगातार जो पहले नैरेटिव हमने देखा था कि तय किया जाता था सरकार की तरफ से और विपक्ष जवाब देता हुआ नजर आता था, अब नैरेटिव पूरा पलट गया है और किसी भी तरह की ट्रैप में अब विपक्ष नहीं आता है। खासतौर पर कांग्रेस की बात करें क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहे हैं और वही सामने सबसे मुखर और बड़ी पार्टी है अभी इन 5 राज्यों में। तो आपको लग रहा है कि नैरेटिव अब जो है वो सेट किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, और सरकार के पास उसका जवाब नहीं है और वो असली मुद्दों पर दरअसल सरकार को घेर रही है, किसान के, आदिवासियों के, गरीबों के, न्याय के मुद्दे, महंगाई के, बेरोजगारी के, इन तमाम मुद्दों पर घेर रही है। और आपको लगता है क्या यही विपक्ष की सबसे बड़ी जीत है? संक्षेप में। अखाड़ा जो था वो बीजेपी का था, उसमें उसके नियम कायदे चलते थे और वो ही सारी बिसाते तय करता था। अभी बिल्कुल फर्क ये आ गया है कि हर रोज नया एजेंडा, नई न्यूज हेडलाइंस। विपक्ष क्या, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, और वो भी राहुल गांधी की तरफ से आ रही है और प्रियंका गांधी की तरफ से आ रही है। इन दोनों ने लगातार जो मेहनत की है और जो अलग अलग प्रांतों में जाकर के प्रांतों की समस्याओं और फिर उनके जो उनकी अगर अपनी सरकारें हैं तो उसके ऊपर जो उन्होंने ध्यान दिया और जो डिलीवर किया है वो जबरदस्त है। मैं छत्तीसगढ़ का देखती हूँ, मुझे सच में लगता है अगर इतनी अच्छी डिलीवरी हुई है तो जनता के लिए, या राजस्थान में भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे। और इसी के बरक्स अगर आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ मोदी साहब के पुरानी जो वादे हैं, 2013-12 के जो वादे हैं, वही बड़ी स्क्रीनों पे चलवा दिए जाए तो उतने ही से काम हो जाएगा कि कितनी झूठ बोले और कितनी निष्ठुरता से इन सब वादों को वो भूल गए। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी का जो मामला है वो छोटा मामला नहीं, इनकी नेगेटिव मार्किंग है इनके रिपोर्ट कार्ड पे। और राहुल गांधी जो जिस हिम्मत के साथ और जिस तैयारी के साथ इस बार वो उतरे हैं, पूरी देश की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूम रही है, एजेंडा सेटिंग कर रहे हैं, खुल करके मीडिया को सामने, गोदी मीडिया होता है, सामने उसका माइक होता है, सामने उसको बता देते हैं कि तुम अपना काम नहीं कर रहे हो और डरते नहीं है कि मीडिया की तरफ से बैकलैश आ जाएगा या हमें उसको झेलना पड़ेगा। वो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं और इसकी एक वजह यह है कि वो सत्ता की जो दौड़ है उससे भी ऊपर उठ चुके हैं। तो उस दौड़ से ऊपर उठने के बाद का जो राहुल गांधी का जो पूरा व्यक्तित्व है, जो शख्सियत है, वो बहुत चार्मिंग है, वो बहुत निश्चल है और बहुत बेफिक्र होकर के अपने देश के लिए, अपने देश के अवाम के लिए वो काम कर रहे हैं और ये बहुत ट्रांसपेरेंट है, बहुत दिखता है। और उधर आप देखिए कि एक तरफा खुद मोदी जी लगता है बोझिल हो गए हैं। कोई उनसे एक पत्रकार ने पूछा था आप कोई टॉनिक लेते हैं? मुझे लगता है कि वाकई उनको कुछ इस तरह के टॉनिक की जरूरत हो कि वो अपने आप को बर्दाश्त कर सके। जो जिस तरह की वो बातें रोज रिपीट कर रहे हैं पिछले कई सालों से और उसी को कह रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, वो अपने आप को बर्दाश्त कर सके, इसके लिए भी उनको सहारे की जरूरत होगी। बेहद बोझिल हो चुका है उनका मामला और ये जो फर्क है ये आगे आने वाला जो मौसम है उसके बारे में बताता है। जी बिल्कुल, और ये साफ तौर पर बता भी रहा है और यही वजह है कि जो घबराहट है वो देखी जा सकती है और ये देखा जा सकता है रैलियों से किस तरह से वो नदारद हैं। और आप ये देखें कि अगर इस तरह की जासूसी, इस तरह की तमाम चीजें की जाएं, इस हद तक उतरा जाए तो ये भी समझा जा सकता है कि किस तरह का डर और भय है विपक्ष को लेकर, उन पत्रकारों को लेकर जो सवाल पूछ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया आप लोगों का भी, दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आप डीबी लाइव की तमाम वीडियोस को, कार्यक्रम को देखते रहिए, उसे सराहते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।